Hello everyone, welcome back to Alliance Science Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. सो अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 62 का सेशन. फॉर दोज हु आर न्यू, लेट मी जस्ट गेट यू थ्रू दिस. बेसिकली यहाँ पे जो हम डिस्कस करते हैं वो आपके यूपीएससी के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उनका एक कंपाइलेशन होता है. आपके 10 क्वेश्चंस का यहाँ पे सेट होता है और आपको जैसा ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा वीडियो को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना है, वापस आके अपना आंसर चेक करना है और बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर सेक्शन में टाइप करना है. यहाँ पे जो हमारा सोर्स होता है वो होता है आपका द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और जितने भी आपके करंट अफेयर की रिलायबल साइट्स होती हैं वहाँ पे यहाँ पे सोर्स उनको यहाँ पे सोर्स रखा गया है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्लू हेलमेट्स और ब्लू बेरेट्स इज़ एसोसिएटेड विद. आपको बताना है कि ब्लू हेलमेट और ब्लू बेरेट्स किस चीज़ से एसोसिएटेड है. योर फर्स्ट ऑप्शन इज़ इंटरपोल, योर सेकेंड इज़ ओपेक, third is United Nations and the last one is none of the above. So you have to find the correct statement, the correct option regarding the blue helmets or blue berets. So let's see what is the answer. बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. आई होप आप लोगों को पता होगा. So इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका यूनाइटेड नेशन से रिलेट करता है. पीस कीपिंग फोर्सेज जो होती हैं जब हम उनकी बात करते हैं सो वहाँ पे हमारे फिर ब्लू हेलमेट और ब्लू बेरेट्स नाम यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सो जो आपका यूनाइटेड नेशन की जो आपकी पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं ये एक तरीके का जॉइंट एफर्ट है जो कि आपका पीस ऑपरेशंस प्लस आपके जो ऑपरेशनल सपोर्ट्स होते हैं इसमें काम करते हैं. यहाँ पे आपके जो एवरी पीस कीपिंग मिशन इज़ ऑथराइज्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल. ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे जो आपको ऑथराइजेशन देखने को मिल रहा है वो किसका देखने को मिल रहा है, आपको सिक्योरिटी काउंसिल का ऑथराइजेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है. कॉम्पोजिशन कैसे होगा, कौन कौन इन पीस कीपिंग फोर्सेज में जाएगा. आपने सुना होगा कि इंडिया की तरफ से भी काफ़ी बड़े अमाउंट में यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन किया जाता है. सो यहाँ पे जो आपका पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं इसमें आपके सोल्जर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सिविलियन पर्सनल्स होते हैं और इसी यूएन पीस कीपर्स जो होते हैं इनको आपका क्या कहा जाता है, इनको आपका ब्लू बेरेट्स और ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है क्योंकि जो इनका हेलमेट होता है ब्लू कलर का होता है इसलिए उनको इसी नाम से डिनोट किया जाता है. यहाँ पे जो आपका आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर स्टेट्स ऑन वॉलंटरी बेसिस. तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा कंट्रीज़ की तरफ से, जो मेंबर हैं कंट्रीज़ आपके वॉलंटरी बेसिस पे होगा. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है हमारे लिए वॉलंटरी क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है. ओके और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिविलियन स्टाफ ऑफ यूएन ऑपरेशंस आर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स एंड रिक्रूट एंड डिप्लॉयड बाय यूएन सेक्रेटरीट. सो इस तरीके से यहाँ पे इनका काम होता है. और अगर हम इसके बारे में और ज़्यादा डीप में देखें तो यहाँ पे आपका जो डिसीजन होगा कि किस तरीके से आपका पीस कीपिंग ऑपरेशंस से रिलेटेड आपका डिसीजन होगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ये सारे डिसीजन आपके जो होते हैं ये सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू लिए जाते हैं. लेकिन यहाँ पे जो आपकी फाइनेंसिंग होती है ना यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस की, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपके जितने भी आपके जो यूएन के मेंबर्स हैं उन सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल मेंबर का यहाँ पे आपको ज़्यादा स्कोप देखने को नहीं मिल रहा है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब मिलके करते हैं. every member is legally obliged to pay their respective share towards the peacekeeping. तो यहाँ पे एक लीगल ऑब्लिगेशन भी हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पीस कीपिंग फोर्सेस की तरफ को उनको अपना एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि उनको पे करना ही है. और ये किस में मेंशन है, आपके आर्टिकल 17 जो है आपके यूनाइटेड नेशन के चार्टर में वहाँ पे मेंशन किया गया है. टॉप 5 प्रोवाइडर्स ऑफ एसेस कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन. अभी जो लेटेस्ट डेटा है आपका 2021 और 2020 से 2021 के बीच का वो है आपका ये. फर्स्ट नंबर पे आपका यूएस आपको देखने को मिला है 27.89% के साथ. देन वी हैव चाइना 15.21%. Then we have Japan 88.56%, then Germany 6.09 and the last is United Kingdom 5.79. So ये आपके टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स हैं, इसे याद रखिएगा. टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स हैं. यहाँ पे आपको इंडिया देखने को नहीं मिल रहा है. सो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मीर वॉज द फर्स्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन was assembled in the orbit from 1986 to 1996 of. आपको बताना है बेसिकली कि जो मीर जो था, जो पहला आपका मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन था, ये कौन सी कंट्री से रिलेट करता है. यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया. सो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. सो पॉज योर वीडियो, कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. सो आंसर हियर इज बी, विच मीन्स आपका ये रशिया का पहला मॉड्यूलर स्पेस मिशन था. आगे देखते हैं इसके बारे में और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला था तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बेसिकली ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया आपका 1986 से ये आपका 2001 तक रहा था.
ओके ऑपरेटेड। उस टाइम पे ये अरेस्ट वाइल USSR जो था आपका उसके थ्रू था, बाद में अब हम जब इसे डिनोट कर रहे हैं तो रशिया के थ्रू कर रहे हैं। पहला मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन था, ओके, और ये आपका जैसे कि हमने देखा 1986 से लेकर आपका 1996 तक रहा था। It had a greater mass than the previous spacecraft. At the time, it was the largest artificial satellite in the orbit, succeeded by International Space Station. तो जिसके बाद आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमें देखने को मिलता है, इसी के बाद ही आपको देखने को मिला था। यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं कि जो ये स्पेस स्टेशन होते हैं इनका काम क्या होता है। बेसिकली दे सर्व एज अ माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च लेबॉर्ट्री and in which the crew conducted the experiments in biology, human physics, astronomy, meteorology and spacecraft system with the goal of developing technologies and required for the permanent occupation of space. So basically इनका मोटिव ये होता है कि एक तरीके से इस तरीके का ज़ीरो ग्रेविटी का आपको लेबॉर्ट्री प्रोवाइड करे, जहाँ पे जो आपकी क्रू है वहाँ पे जाके अपने डिफरेंट जो है एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कंडक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर द ग्लेशियर ब्रेक। पहला है आपका इरोजन, दूसरा है आपका अ बिल्ड अप ऑफ वाटर प्रेशर, तीसरा है एन एवलांच एंड द लास्ट वन इज एन अर्थक्वेक अंडर द आइस। सो योर ऑप्शंस आर A and C ओनली, B and D ओनली, A B C ऑल ऑफ द अबव। सो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट रीज़न, पॉसिबल रीज़न पूछ रहे हैं ये, सो ध्यान से करिएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपको ऑल ऑफ द अबव, विच में से सारे रीज़न आपके पॉसिबल हो सकते हैं एक ग्लेशियर ब्रेक के। याद रखिएगा ग्लेशियर ब्रेक से न्यूज़ का पार्ट इसलिए था क्योंकि आपने चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक न्यूज़ का पार्ट था ये कि वहाँ पे ग्लेशियर ब्रेक हमें देखने को मिला है। सो फिर हमारे लिए जो ज्योग्राफी का सेक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रीज़न भी देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ग्लेशियर ब्रेक जो है वो उसके लिए क्या क्या आपके पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। आपका इरोजन हो गया, अ बिल्टअप ऑफ वाटर प्रेशर हो गया, एन एवलांच ऑफ स्नो हो गया, एन अर्थक्वेक अंडर द आइस, मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इन द ग्लेशियर लेक व्हेन अ लार्ज पोर्शन ऑफ एडजेसेंट ग्लेशियर कोलैप्स इनटू इट। सो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आपका ग्लेशियर जो ब्रेक है वो आपका कंडक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस डैश कॉल्ड इंद्रजाल। आपको बताना है कि इंद्रजाल जो है वो क्या है आपका। अब ये तो इन्होंने बता दिया कि इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस है, पर हमें ये बताना है कि क्या है। पहला ऑप्शन है आपका मिसाइल, दूसरा है सबमरीन, तीसरा है एयरक्राफ्ट एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। सो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आपने आई होप आपने करंट अफेयर्स में से कवर कर लिया होगा क्योंकि ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चंस में आ जाता है। आंसर होगा इसका डी, विच मीन्स नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें से कोई नहीं है, ना ये मिसाइल है, ना सबमरीन है, ना एयरक्राफ्ट है। ये है क्या, ये आपका इंडिया का एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड ड्रोन डिफेंस डोम है, ओके, जिसका नाम आपका इंद्रजाल है। सो ये आपका ड्रोन डिफेंस डोम है। तो इसके जो आपका एरिया होगा वो आपका 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर होगा अगेंस्ट द एरियल थ्रेट बाय असेसिंग एंड एक्टिंग ऑन एरियल थ्रेट्स ऑन अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स, लॉटरिंग म्यूनिशंस एंड लो रेडार क्रॉस सेक्शन टारगेट्स। सो इन सबको ये टारगेट कर रहा है। रेंज याद रखिएगा 1000 से लेकर 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक इसकी रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट। The National Automotive Test Track is the high-speed track, is the longest such track in the world. Second statement is it is built under the NATRIP National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project of Heavy Industry Ministry. And your options are A only, B only, both are none. So you have to find the correct statement. Let's see what is the answer. So answer here is B only, which means आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपका यहाँ तक बिल्कुल ठीक था कि ये आपका लॉन्गेस्ट सच ट्रैक है, बट ये इन द वर्ल्ड नहीं है, ओके। इन द वर्ल्ड काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है, वर्ल्ड में ही 5th नंबर पे आ रहा है आपका। अभी जो ये है आपका, ये एशिया में सबसे बड़ा हमें लंबा हमें देखा गया है। बाकी दूसरा बिल्कुल ठीक है, बिल्ड अंडर दी NATRIP एंड ऑफ दी हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। और इसके बारे में देख लेते हैं ये कहाँ पे आपका लोकेट किया जाएगा। इंदौर में लोकेट होगा ये, जैसे कि मैंने बताया कि आपका ये लॉन्गेस्ट है, एशिया में सबसे लॉन्गेस्ट है ये। इसकी जो आपकी लेंथ है वो आपका 11.3 किलोमीटर है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड्स 5th हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक। बाकी ये स्टेटमेंट्स है वही जो हमने पीछे डिस्कस किया, उसको आगे बता रखा, आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च्ड बाय। आपको बताना है पोर्टल किसने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस।
काफ़ी डिफरेंट है ये। डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम नाम से इसका जो आंसर है ना वो डिराइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल है। सो हमें लग सकता है कि ये इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, बट ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने निकाला है, पोर्टल लॉन्च किया है। बेसिकली इसका काम क्या होगा, envisaged to be a comprehensive source of information pertaining to the legislative and policy reforms from being undertaken on enforcing contract parameters। so यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट के जो पैरामीटर्स है ना उनको ध्यान में रख के इस पोर्टल को बनाया गया है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स तरीके से ये प्रोवाइड करेगा जो कि लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स होंगे उनके लिए। Next question, which among of the following is / are correct? The OECD, which is the Organization for Economic Cooperation and Development, is an international intergovernmental economic organization of 38 countries. OECD was founded in year 1961 to stimulate the world trade and economic progress. And your options are A only, B only, both or none. So you have to find the correct statement regarding OECD. देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो ये आपने द हिंदू में आर्टिकल देखा होगा, इंडिया सीज कंसेंसस बाय अक्टूबर ऑन OECD G20 ग्लोबल टैक्स डील। सो आपका OECD और G20 के बीच में ग्लोबल टैक्स डील हुई है। सो उसके रिगार्डिंग फिर ये आर्टिकल था, तो हमने अभी OECD है, G20 हमने प्रीवियस सेशन में कई बार डिस्कस किया है। और देख लेते हैं OECD। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे बोलते हैं कि ये आपका इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिएगा यहाँ पे दो टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो इंटरगवर्नमेंटल हो गया, दूसरा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। 38 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, बिल्कुल ठीक है। 1961 में बना था, बिल्कुल ठीक है। और इसका जो मोटो था वो ये था कि टू वर्ल्ड ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस को स्टिमुलेट करने के लिए। और इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये आप इसका एक is an official permanent observer to United Nations and also referred as a think tank to the monitoring group। दैन इसका हेडक्वार्टर जो है आपको पेरिस में देखने को मिलता है। कलेक्टिवली कंप्राइज जो OECD के मेंबर कंट्रीज हैं 62.2% ऑफ ग्लोबल नॉमिनल GDP कंप्रेस करते हैं ये। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इससे ही पता चल रहा है कि कितने इंपॉर्टेंट मेंबर्स होंगे इसके। ओके, इंटरनेशनल डॉलर इट इज़ ऑल्सो नोन एज गेरी खामसी। हाइपोथेटिकल यूनिट ऑफ करेंसी द सेम परचेसिंग पावर। ये सब इसी के डिटेल्स हैं। इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल था वो मैंने आपको इसमें बता दिया कि लाइक इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, हेडक्वार्टर का है आपका ये इसमें एज अ ऑफिशियल परमानेंट ऑब्जर्वर भी आपका प्रोवाइड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बेस्ड ऑन अ ट्विन कॉन्सेप्ट ऑफ PPP ऑफ करेंसीज एंड द इंटरनेशनल एवरेज प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। यहीं पे फिर आगे OECD के फंक्शंस के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, कई रिपोर्ट्स भी ये निकालते हैं, स्टैटिकल डाटाबेस निकालते हैं। ओके, और एक तरीके से ये एनालाइज भी करते हैं जो सोशल इश्यूज़ हैं ग्लोबल लेवल पे, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। फिर यही आपका काफ़ी ऑब्वियस इसके फंक्शन हैं, जैसे टू एलिमिनेट ब्राइबरी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइम अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि आपका इकोनॉमिक उसमें देखा गया है। फिर आपका ब्लैक लिस्ट ऑफ नेशंस, ये भी आपका इसमें आ जाता है। इट ऑल्सो एनकरेज G20 कंट्रीज टू प्रमोट टैक्स रिफॉर्म्स। सो ये आपके OECD के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरुड़ पोर्टल इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नन ऑफ द अबव। सो किसका इनिशिएटिव है आपका, ये आपको बताना है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ये, विच मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का आपका ये इनिशिएटिव है। सो इसको इससे याद रखिएगा, सिविल एविएशन गरुड़ से इनिशिएटिव है। Next question, which among of the following is / are correct? Insolvency is the situation where individual or companies are unable to repay their outstanding debt. Bankruptcy is a situation whereby a court of competent jurisdiction has declared a person or other entity insolvent, having passed appropriate orders to resolve it and protect the rights of the creditor. And your options are A only, B only, both or none. So you have to find the correct statement. So the answer is both, which means दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो आपने द हिंदू में ये आर्टिकल देखा होगा बहुत बड़ा, जहाँ पे आपको इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बारे में बताया गया है। तो ये जो वर्ड्स हैं हम बहुत बार सुनते हैं। एक बार अगर हमें क्योंकि ये बहुत जगह हमने सुने होंगे, सो इनके जो बेसिक डेफिनेशन है वो काफ़ी हद तक क्लियर होनी चाहिए। सो इसमें यही बताया गया है, इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल और कंपनी आर अनेबल टू रीपे देयर आउटस्टैंडिंग डेट। जब वो अपने जो डेट है उसको प्रीपे नहीं कर पा रहे हैं, सो वो आपका इंसॉल्वेंसी कंसिडर करेगा इन जनरल टर्म्स। ओके, इन जनरल टर्म्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, बैंक्रप्सी इज अ सिचुएशन वेयर अ कोर्ट और अ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन हैज़ डिक्लेयर्ड अ पर्सन और अदर एंटिटी इंसॉल्वेंट। अब देखिए ऊपर और नीचे में डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले में क्या है कि ये कंडीशन बता रहा है कि उस इंसान दैट इंडिविजुअल और अ कंपनी इज अनेबल टू रिपे देयर आउटस्टैंडिंग डेट।
बट बैंकरप्सी में क्या हो जाता है कि कोर्ट डिक्लेयर कर रहा है अब इनको, कि कोर्ट ने बोल दिया है कि दे आर नॉट एबल टू पे देयर डेट। ओके, सो यहाँ पे अब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहे हैं, तो ये अब जो कोर्ट के थ्रू किया जा रहा है एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स टू रिजॉल्व इट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर। और जब यहाँ पे आपको कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन दिख रहा है, ओके, कोर्ट्स का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो फिर ये बैंकरप्सी में कंसिडर किया जाएगा। यही यहाँ पे लिखा, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। इट इज़ अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ वंस एबिलिटी टू पे ऑफ द डेट। वही हमने देखा ऊपर पे क्या था, ये आपकी एबिलिटी दिखा रहा था, बट यहाँ पे आपको लीगल इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो वो फिर बैंकरप्सी हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, जिमेक्स इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो पहला ऑप्शन आपका यूएस है, दूसरा है जापान, तीसरा है चाइना, द लास्ट वन इज रशिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पहले भी करा है। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका इंडिया और जापान के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। अपने फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा। तो टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।